हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का सॉल्व पेपर सन 2024 347 जीएफ सेट नंबर 7। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले का है अणुसंख्यक गुणधर्म है। बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो परासरण दाब देखो आपको अणुसंख्यक गुणधर्म होता है, पृष्ठ तनाव नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से, ठीक है बेटा, यहाँ लिखा हुआ भूल गया लिखना, यहाँ लिखना है आपको निम्नलिखित में से। ठीक है बेटा, निम्नलिखित में से किस यौगिक में Mn की ऑक्सीकरण संख्या +6 है। ठीक है बेटा, तो इसमें अगर हम ऑक्सीडेशन में निकालेंगे तो +6 आएगी, निकाल के आप देख सकते हैं। चलो ये निकाल के दिखाया गया होगा, देखो नीचे बेटा सबकी ऑक्सीडेशन में निकाल के दिखाई गई है। तो यहाँ पर देखिए इसकी बेटा किसकी आई है, +6 ऑक्सीकरण संख्या आई है इसकी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट गा में पूछा गया है निम्नलिखित लिगेंडों में से कौन सा उभयदंती लिगेंड के समान व्यवहार प्रदर्शित करता है। ठीक है बेटा, तो देखो इसका आंसर जो हो जाएगा थर्ड। क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखो बेटा, जैसे H2 की बात करें तो यहाँ पर 1 डोनर एटम है, एक दाता परमाणु है, ये मोनोडेंटेड लिगेंड्स है। ठीक है, एथिलीन डाइअमीन की बात करें तो ये बाइडेंटेड लिगेंड्स है। NO2 नेगेटिव की बात करें तो ये एम्बिडेंटेड लिगेंड्स है। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे एक डोनर एटम ऑक्सीजन है और एक डोनर एटम यहाँ पे NB है, इसलिए भी क्या कहलाएगा, ये एम्बिडेंटेड लिगेंड्स कहलाएगा। NH3 की बात करें तो ये भी मोनोडेंटेड लिगेंड्स है। ठीक है ना, चलो अगले देखते हैं। घ वाला एसिल क्लोराइड के रोजनमुंड अपचयन से प्राप्त होता है एल्डिहाइड। ठीक है बेटा, चलो अगला ऑप्शन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है। तो प्राथमिक एमीन है, सिर्फ प्राथमिक एमीन ही आइसोसाइनाइड परीक्षण देती है बेटा। ठीक है, देखो प्राथमिक एमीन होता है, इस तरीके से रिएक्शन करता है, तो ये कहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग प्राथमिक एमीन का टेस्ट करना। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा, है ना, फास्फाइड एस्टर बंधन द्वारा, ग्लाइकोसिडिक बंधन द्वारा, हाइड्रोजन बंधन द्वारा, तो बेटा ये उसको हो जाएगा फास्फोडाइएस्टर द्वारा। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित अम्ल में न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं। देखो बेटा ये न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया गया है, एक्सप्लेनेशन में आपको समझा रहा हूँ बेटा। देखो यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड ये है, एक न्यूक्लियोटाइड ये है, आपस में बंधे होते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से ये लिंकेज होता है यहाँ पे, तो ये होता है फास्फोडाइएस्टर, ये बनता है लिंकेज यहाँ पे बेटा। ठीक है, ये कहलाता है फास्फोडाइएस्टर, ये लिंकेज कहलाता है, ये वाला। ठीक है, तो ये आपको मैंने चित्र द्वारा समझा दिया है, फिलहाल आंसर आपका पहले ही बता दिया था ऑब्जेक्टिव में ही। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान 180 ग्राम मोल इनवर्स है, इसके 2.82 ग्राम को 30 ग्राम जल में घोला जाता है, इस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। ठीक है बेटा, तो देखो मैं आपको बताऊं हमारा जो कॉन्सेप्ट हम कैसे लेते हैं। देखो बेटा, इसमें मान लीजिए यहाँ पे क्या है, विलायक भरा है। क्या है बेटा, विलायक भरा है। तो ये विलायक होता है, इसको हम वन मानते हैं। क्या मानते हैं, वन। और जो विलय होता है उसको टू मानते हैं। क्या मानते हैं, विलय के लिए टू। तो बेटा देखो जो विलय है इसको क्या माना है, 2। तो W2 का भार दे रखा है और इसका मोलर द्रव्यमान कितना है बेटा, मोलर द्रव्यमान 180 है। ठीक है, और W1 का मान यहाँ पे 30 ग्राम है, लिखा है 30 ग्राम जल, है ना, और यहाँ पे M1 इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है। तो हम फॉर्मूला आएंगे, हम जानते हैं फॉर्मूला जो होता है M इक्वल टू, ठीक है बेटा, तो हमें ज्ञात करना है, तो लास्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे ज्ञात करना है, हमारी मोललता ज्ञात करना है, स्मॉल m ज्ञात करना है। तो मोललता बराबर होता है W2 बटे M2 W1 इंटू 1000, W1 को ग्राम में लेते हैं बेटा, तो सारी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, कैलकुलेशन करेंगे और हमारा यह आंसर रहा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। क्रोमाइट अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए तथा डाइक्रोमेट आयन की संरचना भी लिखिए। ठीक है, तो क्रोमाइट अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि देखिए कैसी है। बेटा देखो ये क्रोमाइट अयस्क है, ये है क्रोमाइट अयस्क। ठीक है, से सोडियम क्रोमेट का निर्माण हम देखते हैं, ये क्रोमाइट अयस्क है और सोडियम
कार्बोनेट इसमें हमने डाला और इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में हीट किया तो ये बन गया सोडियम क्रोमेट। ठीक, अब हम देखते हैं इसका सेकंड स्टेप। अब क्या हुआ बेटा, सोडियम क्रोमेट का सोडियम डाइकार्बोनेट में परिवर्तन देखते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट का अगर हम H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम डाइकार्बोनेट हमारे लिए प्राप्त होता है। ठीक है, सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है हमारे लिए। स्टेप थर्ड देखते हैं। अब सोडियम डाइक्रोमेट है, इसका हम KCl से रिएक्शन कराएंगे तो पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त होगा। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से इसका जो सूत्र है, सूत्र हम इस प्रकार लिख सकते हैं, संरचना सूत्र, इसका ये संरचना सूत्र रहा। ठीक, चलो अगले हम बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, उपसंयोजन यौगिक का वर्नर सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। वर्नर थ्योरी हमें समझानी है बेटा। ठीक है, तो देखो, वर्नर नामक साइंटिस्ट ने 1823 में क्वार्टज कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के स्ट्रक्चर एंड बेटा सुनो, बेटा फिर से सुनो। वर्नर ने 1823 में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड प्रॉपर्टीज की व्याख्या की। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, यहाँ ये होना चाहिए वर्नर ने 1823 में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड के स्ट्रक्चर, कंपाउंड के स्ट्रक्चर, कंपाउंड के स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज की व्याख्या की। व्याख्या के लिए एक थ्योरी दी जिसे वर्नर थ्योरी कहते हैं। ठीक है बेटा, इसी कारण वर्नर को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। चलो इस थ्योरी को बताया क्या गया है। इस थ्योरी के बेटा देखो, क्वार्टज कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में सेंट्रल मेटल आयन 2 टाइप्स की वैलेंसी शो करता है। कौन कौन सी वैलेंसी शो करता है बेटा, देखो, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन नंबर के संगत होती है। सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है ये कोऑर्डिनेशन नंबर के संगत होती है। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी ओनली आयोनाइज्ड आयन से जुड़ती है और ये आयंस एंड मॉलिक्यूल दोनों से अटैच हो जाती है। ये आयोनाइज्ड होती है, नॉन आयोनाइजेबल होती है। इसे डैश लाइन शो करते हैं, इसे सॉलिड लाइन शो करते हैं। ये नॉन डायरेक्शनल होती है और ये डायरेक्शनल होती है। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेलो एल्केन में 2 अणु नाभिक राखी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं या SN2 की मैकेनिज्म का वर्णन कीजिए, क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। तो बेटा इसका आंसर ये रहा, देखो, मैकेनिज्म ऑफ SN2। ठीक है, SN2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब होता है वाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, हिंदी में लिखा हुआ है 2 अणु नाभिक राखी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रिया विधि। तो देखो बेटा, यहाँ पे हमारा देखो इससे न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर, देखो ये अटैक करता है, यहाँ से X नेगेटिव निकल जाता है, न्यूक्लियोफाइल से अटैच हो जाता है यहाँ पर। ठीक है बेटा, देखो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करता है तो होता है कि ये X नेगेटिव निकल जाता है, ये निकल के ये है कि अटैच्ड हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल हम समझाया है। न्यूक्लियोफाइल देखो OH है, OH जगह यहाँ अटैक करता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता है, उस पर हमारे लिए ऐसा स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को विन्यास का प्रतिपन कहते हैं। SN2 रिएक्शन 1 स्टेप में पूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म रहा। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक प्यार से कुछ कीजिए, कमेंट। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।